नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो आखिर किन चीज़ों की बनी हुई हैं और उनमें कौन-कौन से बदलाव होते हैं। तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो परमाणुओं की बनी होती हैं, यानी एटम्स की बनी हुई होती हैं। एटम्स आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है पूरे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मैटर होता है वो हमारे आसपास 3 स्टेट में पाया जाता है, जिसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो मैटर होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। हम अपने आसपास अगर देखें तो 2 तरह के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एक चेंज वो होता है कि मैटर का कोई रूप है, वो उसने अपने स्टेट को चेंज किया और फिर वापस अपने स्टेट में वापस आ गया। इसी तरीके से हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चीज़ें चेंज होती हैं, यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल नेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सब बदलावों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो अपने आसपास हो रहे बदलावों को अगर हम गौर से देखें तो उसमें 2 तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक चेंज होता है फिजिकल चेंज और एक चेंज होता है केमिकल चेंज। ठीक है। तो कोई भी मैटर है तो वो जिन प्रॉपर्टीज़ यानी कि जिन एटम से मिलकर के बना हुआ है उनकी अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है, और अगर हम कंडीशंस चेंज करते हैं तो उनका स्टेट भी चेंज हो जाता है। और जब 2 मैटर आपस में मिलते हैं तो हो सकता है कि वो आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज़ ही बना लेते हैं। यानी कि अगर कोई नई चीज़ बन रही है तो वो एक अलग प्रकार का चेंज है, और नई चीज़ नहीं बन रही है तो वो भी एक अलग प्रकार का चेंज है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो अगर हम वाटर लेते हैं तो पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। अगर उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में यानी आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में यानी गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या वाटर का जो केमिकल नेचर था क्या वो चेंज हो गया? तो जवाब है कि नहीं। वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, आइस का फार्मूला भी H2O होता है, और वाटर वेपर यानी जो भाप बनता है उसका भी फार्मूला H2O ही होता है। यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मिल्क के बारे में तो दूध जो होता है अगर कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो दूध की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है और दही की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि दही जो होता है ना उससे हम लोग दूध वापस नहीं बना सकते, जबकि आइस से हम लोग वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से फिर से वाटर और आइस से वाटर, इस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं। तो हमारे आसपास हो रहे जो बदलाव हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के बदलाव हमारे आसपास हैं। वैज्ञानिकों ने इस बदलाव का नाम रखा हुआ है, एक बदलाव है फिजिकल चेंज और दूसरा बदलाव है केमिकल चेंज। ठीक है। तो हम लोग आज की डेट में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम आप फाउंडेशन चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बातें नोट करेंगे, वही जो अभी यहाँ पे बात हुई कि एवरी डे वी मे कम अक्रॉस मेनी चेंजेस। तो हर दिन हम लोग बहुत सारे बदलावों को देखते हैं या बहुत सारे बदलावों से होकर के गुजरते हैं जो हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास हो रही होती हैं। ये चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कि 2 प्रकार के चेंज हैं। पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है इनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। हर चीज़ एटम की बनी है। आप, हम, टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, चाहे ये चौक हो या फिर ये पेपर हो या फिर ये पेन हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ है। पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, यानी कि उनके बीच में मूवमेंट बड़ा ही कम होता है, तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब होता है अवस्था, कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितना नज़दीक है और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना ज़्यादा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये जो एटम्स होते हैं ये एटम ही किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि
सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो कोई भी मैटर अगर है और उसका तो कोई न कोई शेप होगा, साइज़ होगा या कलर होगा, ठीक है। तो अगर इसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बात समझ में आई। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? शेप यानी कि आकार, साइज़ और कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कही जाती हैं। या फिर स्टेट, ये स्टेट भी है यानी कि अवस्था। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 तरह के स्टेट होते हैं। अगर नहीं ध्यान है तो इसको लिख लेते हैं कि स्टेट जो होता है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरह के स्टेट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हमारे आसपास एक ऐसा बदलाव हो रहा होता है जो इसका जो फिजिकल नेचर होता है वो चेंज कर देता है। यानी कि फिजिकल नेचर का मतलब कि उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया या फिर कलर चेंज हो गया और वापस फिर से कुछ समय के बाद वो वापस आ जाता है। यानी कि उसी शेप में वापस आ सकता है, साइज में वापस आ सकता है, कलर में वापस आ सकता है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ चेंज हो रहा है, उनका केमिकल नेचर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने को ही हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ये फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है यानी कि जो भौतिक परिवर्तन है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सबसे खास बात जो होती है फिजिकल चेंज की वो ये है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, यानी कि नई चीज़ बिल्कुल नहीं बनती है। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर ये वाटर ले लिया गया, ठीक है, वाटर को अगर हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं, वाटर को अगर फ्रीज किया गया तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पे वाटर को हीट किया गया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात करें तो वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में है और वेपर यहाँ पे गैस स्टेट में है, ठीक है। अब अगर हम वेपर को ठंडा करते हैं यानी कि वेपर को कंडेंस करते हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है। तो कंडेंस अगर हम इसको करते हैं वेपर को तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर को और थोड़ा कंडेंस करते हैं यानी कि इनको ठंडा करते हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है, यानी कि इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, केमिकल नेचर इसका चेंज नहीं हुआ है। आइस जो होता है, वाटर जो होता है, वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है, आइस का फार्मूला भी H2O है और जो वेपर बनता है उसका फार्मूला भी H2O है। तो ये जो केमिकल है यानी कि जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में खाली चेंज होती है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन इसका होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। तो कुछ इस तरीके से कैंडल अगर आप लेते हैं ठीक है, ये कैंडल हो गया। तो कैंडल को जलाना नहीं है, कैंडल को आप किसी पैन पे रखिए और उसको हीट कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये कैंडल इस तरीके से पिघल करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है और उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कैंडल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है? तो जवाब है कि नहीं। कैंडल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। तो पहले ये सॉलिड था, फिर लिक्विड में हुआ, फिर सॉलिड में हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक फिजिकल चेंज है। श्रिंकेज ऑफ पेपर, यानी कि अगर कोई पेपर आप लेते हैं और उसे मोड़ देते हैं तो ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, कोई रबर बैंड आप लेते हैं, मान लीजिए किस तरीके से रबर बैंड हमने लिया और इसको इस तरीके से खींच दिया, तो इसको इस तरीके से खींचने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये भी फिजिकल चेंज है। तो कौन कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया? अगर आपसे फिजिकल चेंज के बारे में पूछा जा रहा है तो सीधे आप यहाँ पे एग्जाम्पल रखेंगे ये वाटर वाला, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का कि वाटर है, आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो जैसे ये पेपर है यहाँ पे, ठीक है, तो पेपर जिस मटेरियल का बना हुआ है
ठीक है। अब इसी मटेरियल का है, तो इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मोड़ दिया हमने, तो अगर इसको आप देखेंगे तो इसका जो साइज़ है और इसका जो शेप है ये सब चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम वापस इस तरीके से स्टिच कर देते हैं तो ये वापस अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको फाड़ भी दिया जाए इस तरीके से ठीक है, पेपर को इस तरीके से हमने फाड़ दिया, तो क्या ये किस तरह का चेंज हुआ? तो ये जो है ये फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो कागज़ है, कागज़ जिस चीज़ का बना हुआ है वो तो नहीं चेंज हुआ ना। मान लीजिए कि ये ए टाइप के मटेरियल का बना है, तो ये सभी तो अभी भी ए टाइप के मटेरियल के बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको फाड़ने के बाद ये बी टाइप का मटेरियल हो गया। ये ए टाइप का मटेरियल पहले भी था, ए टाइप का मटेरियल ये अब भी है। तो अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वही मटेरियल बना हुआ है, तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। और अगर मटेरियल चेंज हो जा रहा है, यानी ए टाइप का मटेरियल जो है वो बी टाइप के मटेरियल में चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज में बस इतना याद रखेंगे कि ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होता है उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसकी खास बात दो हैं, एक कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दूसरे नंबर पे कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो पेपर को अगर हम मोड़ते हैं, हाँ, पेपर को अगर हम जला देते, पेपर को अगर इसको जला दिया जाए तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो ए टाइप का बना हुआ था, ए टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, जब ये जलता है तो बी टाइप का यहाँ पे ये राख बनाता है। और वो जो राख है वो और पेपर, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये फिजिकल चेंज के बारे में बस इतना ही है कि फिजिकल चेंज में शेप, साइज़ और कलर ये चेंज हो जाता है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है खाली वो चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। केमिकल चेंज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो खराब हो रही होती हैं, यानी कि उनका जो पहले स्ट्रक्चर, जो पहले शेप हुआ करता था, वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आपने, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहा, जंग लगा हुआ लोहा आपने देखा होगा। तो ये जो जंग लगा हुआ लोहा है, उसका जो जंग है, जो ऊपर का मटेरियल है, वो नमी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो धीरे धीरे भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऊपर का जो लेयर है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और वो धीरे धीरे हटता रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की जो रस्टिंग है, आयरन का जो रस्ट है, उससे आप दोबारा आयरन नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक अलग फेरिक ऑक्साइड वगैरह सब बना लेता है, जो कि एक बेकार सा प्रोडक्ट होता है, उससे हम वापस आयरन नहीं बना सकते। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बर्निंग ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे अभी जब फिजिकल चेंज के बारे में बात हो रही थी, तो कैंडल को अगर हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो ए टाइप का मटेरियल ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं, जैसे ये कैंडल आपने ले लिया और इसको अगर हमने बर्न किया, यानी कि इसको जलाया अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ गैसेज यहाँ पे बनती हैं, ठीक, गैस बनती है, और ये गैस जो होता है ये उड़ जाता है, और वो गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब, ये सब चीज़ें होती हैं, और धीरे धीरे ये कैंडल ख़त्म हो जाता है जल करके, ठीक है। तो ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप काटेंगे, छीलेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज होती ना, वो पहले भी लकड़ी थी, अभी लकड़ी है, उसको चाहे पीस डालिए तब भी वो लकड़ी ही रहती है, ठीक है। लेकिन उस लकड़ी को अगर हम जला देते हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, उसमें वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल नेचर उसका चेंज हो जाता है। तो आइए डेफिनेशन राइट कर लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में क्या था कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, एक ऐसा बदलाव जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है, फॉर्म मतलब बनता है, इस कॉल्ड केमिकल चेंज, यानी कि नया सब्सटेंस। तो नया सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है? नया सब्सटेंस बनने का मतलब है कि मटेरियल जो है, जो पहले था, वो चेंज होकर नया हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो स्टेट में चेंज नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा मटेरियल ही चेंज हो गया। ए टाइप का मटेरियल जब बी टाइप के मटेरियल में चेंज हो जाए तो इसी को केमिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज में क्या याद रखेंगे कि ए टाइप का मटेरियल बहुत सारे बदलावों के बाद भी ए टाइप के मटेरियल में ही रहे,
तो इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी चीज़ है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी बदलाव जो हम अपने आसपास देखते हैं, अगर मटेरियल के स्टेट में चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और अगर मटेरियल चेंज होकर के दूसरे मटेरियल में हो जा रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। क्योंकि ए टाइप का जो मटेरियल होगा, इसका जो केमिकल जो प्रॉपर्टी है या फिर जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक्स टाइप का है, और बी का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो वाई टाइप का होगा। बस सीधी सी बात है कि उसके जो केमिकल्स हैं, मेन चीज़ देखिए यहाँ पे एटम्स हैं। हम पूरा साइंस जो है वो एक छोटे से पार्ट पर, छोटे से वर्ड पर जाकर के टिक जाता है, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं या परमाणु कहते हैं। तो परमाणुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सारी बातों को याद रखना है। तो पहला तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें, तो एटम जो होते हैं जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज में एटम का जो अरेंजमेंट है वो जैसा था पहले वैसा ही रहता है, उसके अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन आप ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में उसको बर्न किया जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इस तरीके से एक राख यहाँ पे मिलती है, ये राख है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बर्निंग हुई, तो बर्निंग किसी भी चीज़ की हो तो वो एक तरीके से केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, और केमिकल चेंज जो होते हैं, कुछ केमिकल चेंज रिवर्सिबल भी है, लेकिन अधिकतर केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वापस पहले स्टेट में उसको नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। आइए केमिकल चेंज को थोड़ा डिटेल में और जानने की कोशिश करते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिजिकल चेंज का कुछ एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ सामान रखा हुआ है। ये सामान जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी लोहे की चीज़ें हैं, और ये जो लोहे की चीज़ है ये ब्राउन कलर की पूरी हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे ये जितना भी लोहा है ये सब खराब हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में ऊपर का जो लेयर होता है वो धीरे धीरे खराब होकर के हट रहा होता है, यानी कि ऊपर का लेयर हट जाता है। रस्ट जब उस पर होता है तो पहला लेयर हट जाएगा, नीचे का लेयर ऊपर आएगा, फिर उस पर रस्ट लगेगा, फिर वो लेयर हट जाएगा, फिर तीसरा लेयर ऊपर आएगा। इस तरीके से करते हुए जो आयरन की चीज़ें होती हैं ना वो पूरा ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ये समझ में आया? तो ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को याद रखेंगे यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, और फिजिकल चेंज में तो आपने देखा ही होगा कि भाई पानी जमा हो जा रहा है आइस के फॉर्म में, फिर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो ये फिजिकल चेंज में एक एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आइए केमिकल चेंज के बारे में कुछ और बातें जानकारी कर लेते हैं। तो आइए कुछ केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे जो केमिकल चेंज के बारे में बात की गई है वो है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से एक बुनशन बर्नर है, ठीक है, और इस तरीके से ये जल रहा है। और यहाँ पे आप एक मैग्नीशियम रिबन लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन को रगड़ करके साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उसके ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, तो उसको जलने नहीं देगा। तो यहाँ पे इसको मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये है बर्नर और ये है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, इसको जब यहाँ पे बर्न करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जब जलेगा तो यहाँ पे एक इस तरीके से इसकी राख इकट्ठी होती है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम रिबन जला है और इसकी जो राख इकट्ठी हुई है इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम बाबू इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम लिया, प्लस
उसको हमने जलाया, जलाने का मतलब उसको ऑक्सीजन दिया, यानी कि उसको बर्न किया। बर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ बनती है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या चीज़ बना यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है वो Mg है, और O2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फार्मूला हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें बनी हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे ये एक न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस जो बना है, न्यू सब्सटेंस, तो ये जो न्यू सब्सटेंस बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, और ये जो केमिकल चेंज हुआ है मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले मैग्नीशियम था ना, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इसका मतलब है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, अब अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम यहाँ पे पानी में, पानी का फार्मूला क्या है बाबू, पानी का फार्मूला H2O होता है, तो अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज़ मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नाम लिख लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो है इसका नाम वाटर है, और यहाँ पे जो बना है इसका नाम है, OH को बताया था हमने इसके पहले कि हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे बना है, तो ये भी एक न्यू सब्सटेंस हो गया, तो ये भी केमिकल चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंस अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ। तो आप देखिए खुद यहाँ पे कि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर कोई केमिकल फार्मूला जो है, ये MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये जब चेंज होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है चेंज हो गया, केमिकल फार्मूला ही चेंज होने का मतलब केमिकल चेंज हो गया, तो ये यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम इसका टेस्ट करें, आप खुद बताइए यहाँ पे कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अगर हम लोग लिटमस टेस्ट करें, लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो लिटमस पेपर होता है, इसके बारे में पहले बात हुई है, एसिड बेस वाले रिएक्शन मतलब चैप्टर में बात हुई थी कि लिटमस टेस्ट एक होता है कि कोई चीज़ सामने एसिड है कि बेस है, कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर इसका हम लिटमस टेस्ट करें तो यहाँ पे जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू कलर में क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ये बेस है। ठीक है, तो ब्लू किस चीज़ के लिए होता है, बेस के लिए, यानी कि यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट बना है ये बेस होता है। ठीक है, तो ये अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल आप बता सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कुछ नए यहाँ पे चीज़ें बन गई। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू आयरन सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे दो बर्तन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए दो बर्तन हो गए, और यहाँ पे हमने एक सलूशन लिया हुआ है जो कि ब्लू कलर का है। ये जो सलूशन है ये ब्लू कलर का है। किस कलर का है बाबू, ब्लू कलर का। ब्लू कलर का क्यों है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो कॉपर की वजह से ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें यहाँ पे इस सलूशन में हमने डाल दिया इस तरीके से ब्लेड। ठीक है, ब्लेड जो होता है इस तरीके डिजाइन का, ठीक है, ब्लेड यहाँ पे आयरन का डाल दिया गया। ठीक है, तो आयरन क्या होता है ना कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने आयरन ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के सलूशन में से कॉपर को हटा दिया और खुद जा कर के वहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो सलूशन का फॉर्मेशन होता है ये आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, ये आयरन सल्फेट बन जाता है, और ये जो सलूशन है इसका जो कलर है वो कलर हो जाता है ग्रीन। क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर।
और ये जो यहाँ पे ये जो ब्लेड रखा हुआ है, ये ब्लेड कुछ जो इस तरीके का होता है ना, ब्लेड ऐसे करके, ऐसे जो भी डिजाइन है, तो इस तरीके से जो ब्लेड है इस पे आप देखेंगे कि ये ब्राउन कलर का यहाँ पे सब जमा हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे रस्टिंग हो गई हो। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर इसके ऊपर जमा होता है वो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज हम लोगों ने देखा ये भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फेट जो है, जो नया नया केमिकल यहाँ पे बना है, वो कॉपर जो है दोबारा से जो है कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है और आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन यानी सल्फेट से हटा दिया। तो क्या रिएक्शन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या डाला था उसमें? ब्लेड को। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो जाता है इस ब्लेड के ऊपर। ठीक है, तो कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, एक तरीके से जम जाता है। तो कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला होगा? CuSO4। ठीक है, और आयरन का फार्मूला Fe होता है, आयरन सल्फेट का फार्मूला FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर का Cu हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये तमाम तरीके की बातें यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे ये केमिकल चेंज हुआ है, कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो ये भी एक केमिकल चेंज का रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन अगर करवाया जाता है तो क्या होगा यहाँ पे? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इस तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो इसको लिख लेते हैं कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो विनेगर और बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे एक गैस बनती है जिसका नाम है CO2 प्लस बाकी की जो चीज़ें बनती हैं, अदर सब्सटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, अदर सब्सटेंस। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो विनेगर जो होता है वो CH3COOH इसका फार्मूला है, और बेकिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और बाकी की चीज़ें सोडियम इथेनोएट बना लेंगे, ये सब जाने देते हैं। तो CO2 यहाँ पे बनता है कुल मिला करके। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला सब्सटेंस यानी कि पहला वाला जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसमें 2 चीज़ें ले लिया हमने, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये 2 चीज़ें ले ली गई। तो यहाँ पे जो बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीके से एक पाइप लगा करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो यहाँ जाने लगेगा, और इसमें हमने लिया हुआ है यहाँ पे लाइम वाटर। ठीक है, अब ये लाइम वाटर लिया गया है, तो लाइम वाटर जो होता है वो चूने का पानी होता है। लाइम वाटर क्या है? चूने का पानी। तो चूने का पानी यहाँ पे लिया हुआ है हमने। तो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से हम लोग फ्लो करवाते हैं तो ये जो लाइम वाटर है बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? मिल्की वाइट हो जाता है। तो ये मिल्की वाइट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बन जाता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहिए या फिर कैल्शियम, यहाँ पे जो बिल्कुल वाइट बनाता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है।
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो वो जो चूना वगैरह करते हैं उसके बारे में, तो आइए इसके रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं बिना बुझा चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम प्लस इसको हम लोग पानी में मिला देते हैं, ठीक, तो वाटर में मिला दिया। तो इससे जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम यानी कि चूने को ला करके मिला देते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बड़ा ही गर्म हो जाता है। तो चूना अगर मार्केट से आता है, कभी आपने देखा होगा कि घर में जब चूना करने के लिए वो चूना लाया जाता है तो उसको एक बाल्टी में या किसी बर्तन में उसको भिगोते हैं और वहाँ पे बड़ा ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लेकर के जाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 से रिएक्शन होता है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जिसके बारे में बात हो रही थी, यही वो पपड़ी है जो चूना करने के बाद जा करके दीवारों पर जम जाती है। तो ठीक है, तो यही होता है वाइट कलर का सब्सटेंस, ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो चूना करने के लिए ये इतना पूरा रिएक्शन यहाँ पे निकल करके आया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले देखिए क्या था इसका केमिकल फार्मूला, फिर केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, फिर इसका कुछ केमिकल फार्मूला था, फिर यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हुआ है, all these are example of chemical change। ये जितने भी रिएक्शन हुए हैं ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पे निकल करके आती हैं। तो ज़्यादा नहीं, केमिकल चेंज का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हुआ तो 3 एग्जाम्पल आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं। एक है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है, क्या क्या नई चीज़ें बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट में आयरन डाल दीजिए तो वो जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और आयरन सल्फेट बनता है। विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन अगर आप करवाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख लेंगे, तो ये जो टेस्ट यहाँ पे हुआ है, ये वाला जो चीज़ हमने किया है कि चूने का पानी बिल्कुल मिल्की हो जाता है, ये टेस्ट ऑफ CO2 कहीं पर प्रेजेंट है, इसका टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चूने का पानी आप लाइए, उसमें वो गैस फ्लो करवा दीजिए। अगर जो लिक्विड है वो पूरा वाइट हो गया बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वो चूना है, या फिर यूँ कहिए कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि गैस फ्लो होने के बाद अगर चूने का पानी बिल्कुल वाइट हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मिल्की जो सब्सटेंस है वो क्यों हुआ है मिल्की, यानी कि वाइट क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे फ्लो हुआ है। ये काम आप भी कर सकते हैं, मार्केट में जाइए, चूना जो है मिल जाएगा आपको, या किसी बड़े से मंगा लीजिए, उसको एक पैकेट ले करके उसको पानी में घोल दीजिए। ठीक है, और उसमें एक पाइप के थ्रू उसमें जब आप फूकेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। ठीक है, वाइट तो वो पहले भी होता है, लेकिन उसको दोबारा से अगर इस तरीके से आप करते हैं तो बिल्कुल उसका जो बुलबुला बनेगा या जो मटेरियल है वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहाँ पे जा कर के ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, आइए इस केमिकल चेंज का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
तो आइए कुछ केमिकल चेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि जब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है। इससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन रस्टिंग, तो आपने इस पेन को इस तरीके से ब्राउन कलर में तो देखा ही होगा। इसके बाद यहाँ पे लकड़ी जो है वो जल रही है, ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट नंबर पे मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी कि पेट में जो खाना पचता है, वो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर पे कुकिंग ऑफ एग को आप जब पका देते हैं तो उसे रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ, नया सब्सटेंस बन जाता है। बेकिंग ऑफ केक, केक अगर पका दिया जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। गैल्वेनाइजेशन वगैरह की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि एक मेटल होता है, उसके ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किया जाता है। रोटिंग बनाना, यहाँ पे केला जो है वो पूरी तरीके से सड़ गया, तो ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट नंबर पे विनेगर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर अगर हम लेते हैं तो केमिकल चेंज हुआ। इसके बाद फायर वर्क है, यानी कि जो पटाखे वगैरह है जब फूटते हैं तो उसमें देखिए हीट, साउंड, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। हीट, साउंड, लाइट, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये केमिकल चेंज में मतलब ये सब बदलाव होते हैं जो हम लोग कभी नोट करेंगे। केमिकल बैटरी है, इसमें भी केमिकल चेंज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो कुछ बातें यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि केमिकल चेंज जो होते हैं वो हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में केमिकल चेंजेस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, अभी अभी हम लोगों ने फिगर देखा कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज अगर नहीं होता तो फूड का डाइजेशन पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट नंबर पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बारे में अगर हम बात करें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है। और रॉटिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट का सड़ना जो होता है वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज हुआ। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को फर्मेंट करके वाइन बनाया जाता है। ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, वाइन बना देते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। यूजफुल सब्सटेंस हम लोग केमिकल चेंज की वजह से ही, यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके थ्रू ही बना पाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब केमिकल के थ्रू ही मिलते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अगर आप चीज़ें को देखेंगे तो अधिकतर चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिकल की बनी हुई होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज के थ्रू ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर केमिकल चेंज आप करवा रहे हैं किसी में तो क्या क्या हो सकता है। केमिकल चेंज जब हम लोग करवाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है या केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हीट, लाइट और कुछ रेडिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो हीट, लाइट, जैसे कि यहाँ पे क्रैकर जो होता है, फायर क्रैकर, फायर क्रैकर, तो फायर क्रैकर का मतलब होता है पटाखा। ठीक है, तो पटाखा जो होता है जो दिवाली वगैरह में फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बारूद भरा हुआ होता है, तो वो केमिकल होता है, उसमें जब आग लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से बर्न करता है, बर्स्ट करता है, तो उसमें हीट, लाइट और साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्मेल चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी महक चेंज हो जाती है। और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें केमिकल का कलर चेंज हो जाता है, और किसी किसी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे गैस रिलीज होती है। तो ये कुछ, अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट ऑफ जो एटम होते हैं वो तो होता ही है, इसके अलावा जो है वो हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, या फिर गैस बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस। और पीछे जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, रिएक्शन वगैरह जो हम लोगों ने लिखा, उसमें भी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब जो गैस है वो बन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को जानने से पहले इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए यहाँ पे कुछ हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। रस्टिंग का मतलब जंग लगना होता है, तो ऐसा कुछ फिगर तो आपने देखा ही होगा कि कोई पाइप है इस तरीके से पूरा एकदम जमा हुआ है भूरे कलर का, है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। उसके बाद इस तरीके से देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो एक तरीके से चेन है, ये चेन जब नई रहती है तो ऐसे, और जब रस्टिंग हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ये कील वगैरह आपने देखा होगा। ये जो कील, इस तरीके का कील तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, नहीं देखा है तो थोड़ा सा सर्च करेंगे आसपास तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आयरन है वो मिल ही जाएगा,
है ना। इस तरीके से रस्ट, इसको जंग लगा हुआ लोहा कहते हैं, तो जंग लगा हुआ लोहा कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए रस्टिंग के। तो रस्टिंग जो होता है एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या है कि जो आयरन है उसमें एयर और वाटर यानी कि मॉइस्चर जो होता है वो सब मिल करके एक केमिकल बना लेते हैं जिसको फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, और वो फेरिक ऑक्साइड ही जंग कहलाता है। तो ऊपर की जो लेयर होती है ना इसकी, वो ऊपर की लेयर धीरे धीरे क्या होती है कि ये खराब हो जाती है, खराब होकर के धीरे धीरे देखिए नीचे की तरफ गिरा हुआ है, और ये जो आयरन है ना धीरे धीरे पतला होते होते पूरा खत्म हो जाता है। इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि देखिए आज की डेट में जो है हम लोग आयरन एज में रहते हैं। आयरन एज का मतलब जैसे बहुत सारे एजेस के बारे में हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टोन एज हुआ करता था। स्टोन एज का मतलब ये हुआ कि जब अधिकतर चीज़ें जो हैं वो स्टोन की यानी पत्थरों की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट नंबर पे जो एज आया उसका नाम कॉपर एज रखा गया, क्योंकि उस समय कॉपर की बनी हुई चीज़ों का यूज़ ज़्यादा किया गया। और आज की डेट में यानी कि मॉडर्न एज जो है वो आयरन एज कहलाता है, क्योंकि हम लोग आयरन से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे तो अधिकतर चीज़ें जो हैं वो आयरन की ही बनी हुई आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। भविष्य में अब किस चीज़ का युग आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से प्लास्टिक का यूज़ हम लोग कर रहे हैं जितनी तेज़ी से, हो सकता है कि भविष्य में जो ईरा हो उसे हम लोग प्लास्टिक ईरा कहें, हो सकता है भाई, है ना। ऐसे ऐसे प्लास्टिक भी बन रहे हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, और उसको भी यूज़ किया जा सकता है कहीं ना कहीं। ऐसे को ऐसे फाइबर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस का तो भाई कोई जो है लिमिट नहीं है कि वो कौन सी चीज़ बना सकती है या किस तरीके से चीज़ें बन सकती हैं। और आज की डेट में हम लोग फिलहाल आयरन एज में हैं। तो आयरन एज में क्या है कि जितनी भी मजबूती जहाँ पे लानी होती है वहाँ पे हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं। अधिकतर चीज़ें हम लोगों के आसपास जो है वो आयरन की ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो आयरन की बनी हुई है तो उसमें ये जो रस्टिंग वाला प्रोसेस है ये बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई मॉन्यूमेंट हो या फिर कोई भी इस तरीके जहाँ भी कहीं भी आयरन का यूज़ हुआ है, तो रस्टिंग की वजह से वो आयरन ख़त्म होने लगता है, और फिर उस बिल्डिंग को या फिर रेलवे ट्रैक को या फिर कोई भी कार है, ट्रक है, इन सब चीज़ों की जो बॉडीज़ होती हैं वो सब आयरन की बनी हुई होती हैं। तो इससे बड़ा नुकसान होता है, इकोनॉमिकली नुकसान भी होता है। तो आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेनी थिंग्स, जैसे कि ब्रिजेस, शिप, कार, ट्रक बॉडीज़ जो होते हैं ये सब बनाने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। इसमें ये डिस्ट्रॉय कर देता है इन सब चीज़ों को। तो इससे इकोनॉमिकली भी लॉस होता है। तो इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है किसी भी देश को, मतलब हर देश को, क्योंकि आयरन से ही बनी हुई चीज़ें अधिकतर होती हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है। तो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं कि रस्टिंग की प्रोसेस आखिर होती कैसे है। तो ये वो लोहा है एफी मतलब फेरस होता है। आयरन का जो केमिकल नाम है उसको फेरस कहा जाता है, और उसका जो इंडिकेशन है वो एफी से हम लोग करते हैं। तो ये जो आयरन है, आयरन को यहाँ पे लिया गया, तो आयरन से कोई चीज़ अगर आपने बनाया और उसको खुला छोड़ दिया गया तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो नमी है, नमी का मतलब ये जो पानी है, वेपर है, ये सब चीज़ें जब आपस में रिएक्शन करती हैं तो एक केमिकल बनाती हैं जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। क्या नाम है? आयरन ऑक्साइड। इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। यही है वो लेयर, यही है वो परत जिसको रस्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आयरन है ये इस परत को बना करके अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इस तरीके से नेल है, अगर इस तरीके से, तो आयरन की जो परत है ना, आयरन की जो पहली परत है ये इस तरीके से अलग हो जाएगी, और ये जो नेल है जो मोटा था वो थोड़ा पतला हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ये नेल या फिर आयरन की बनी हुई कोई चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और वाटर की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है कि रस्टिंग की समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, और लगभग हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम फेस करने को होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई इसका कोई जुगाड़ लगाया जाए। तो देखा गया कि जो फेरस है अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए इसी तरीके से, तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है जो कि जंग है, ठीक है, या फिर रस्टिंग है। तो अगर हम आयरन को ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन ही न करने दें
तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये सोचा गया कि भाई आयरन इस तरीके से लिया जाए, ठीक है, ये आयरन हो गया। तो आयरन के ऊपर अगर हम किसी एक दूसरी चीज़ का लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, यानी कि इसको कवर कर देते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर से आयरन का जो है संपर्क हो ही ना, तो क्या होगा कि आयरन जो है रस्टिंग से बच जाएगा। तो कितना अच्छा यहाँ पे सिस्टम निकाला गया कि जब भी कोई आयरन की चीज़ बनाई जाती है तो अधिकतर क्या करते हैं कि उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर वो खुले में है तो उसको पेंट कर देंगे या उस पर ग्रीस लगा देते हैं। तो ग्रीस लगा देंगे या फिर पेंट लगा देंगे तो ये जो परत यहाँ पे बन जाती है ये ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्शन करने से रोकती है, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। लेकिन अब बार बार आयरन पेंट क्या होता है कि पेंट आपने कर दिया तो कुछ समय के बाद वो पेंट निकल जाता है, या फिर ग्रीस लगा दिया तो ग्रीस कितने समय तक के लिए टिका रह जाएगा। तो उसके लिए दिक्कत होने लगी, भाई बार बार पेंट करना पड़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो नई प्रोसेस एक लेके आते हैं। तो उस नई प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे इस तरीके से एक टब लेते हैं, टब में केमिकल होता है और उसके बाद ये जो आयरन है, आयरन को इसमें डिप करते हैं। डिप करेंगे, उसमें कुछ रिएक्शन वगैरह करवाते हैं तो इसके ऊपर एक इस तरीके से लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ जाती है जो ऑक्सीजन या फिर वाटर से रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो दूसरे मेटल की लेयर यहाँ पे चढ़ती है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें नोट करें, आइए एक फिगर इसका देख लेते हैं। तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे एक केमिकल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेटल आपने लिया, मेटल को इस तरीके से यहाँ पे डिप किया, डिप करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या है कि एक दूसरी लेयर यहाँ पे चढ़ जाती है, ठीक है। इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या है कि किसी ऐसे लेयर को चढ़ा दिया जाता है जिससे कि आयरन अगर है तो आयरन के ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिंक या फिर क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं। तो आयरन है, मान लीजिए कि इस तरीके से ये आयरन है, आयरन के ऊपर अगर हम जिंक या क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं तो इसके बाद इसकी रस्टिंग होगी ही नहीं। तो इसको चढ़ाने का एक तरीका होता है, वो तरीका कई तरीके का है, यहाँ पे मतलब कई तरीके से करते हैं उसको। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे एक ये भी प्रोसेस है कि यहाँ पे कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइजेशन अगर किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तरफ से जिंक, एक तरफ से ये जो मेटल है कैथोड पे लगाते हैं। तो यहाँ से जिंक निकल करके इसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस जैसे कि आयरन सल्फेट जब बनता है तो आयरन के ऊपर जो है वो कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मेथड होती है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल, टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल, ठीक है, ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो आयरन की कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसके ऊपर कोई मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं तो इसी डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना, डिपोजिशन का मतलब जमा करना, ठीक है। तो जमा कर देते हैं उसी के ऊपर। तो इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, यानी जिंक के लेयर को आयरन पे चढ़ा देना ही गैल्वेनाइजेशन है। शॉर्ट फॉर्म में इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत है कि भाई आयरन की चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गैल्वेनाइजेशन करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ रही है, समस्या बहुत आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा मटेरियल ही बना दें जिसमें जंग लगे ही ना, तो उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। आपके घरों में जो बर्तन है, थाली है, प्लेट है, तो उसको आपने देखा होगा कि वो चमकदार सी बनी हुई होती है, तो वो स्टेनलेस स्टील होता है। तो उस पर आपने जंग लगा हुआ नहीं देखा होगा। जो तावा है जिस पे रोटी सेकी जाती है उस पे जंग लगा हुआ देखा होगा आपने, क्योंकि वो जो है फ्री आयरन होता है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है ये कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता है। तो ये किन चीज़ों को मिला के बनाया जाता है? तो यहाँ पे आयरन है और कार्बन है और मेटल है। तो कौन सा मेटल है? जैसे क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, इन सबको मिला करके यहाँ पे स्टेनलेस स्टील बना दिया जाता है, जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील का यूज़ यहाँ पे यूटेंसिल्स बनाने में,
यूटेंसिल्स बनाने में, यानी कि बर्तन, तो बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस यहाँ पे आपने देखा। एक और हेडिंग है जिसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन में बात हो रही है। तो अभी तक जितनी बातें हुई हैं ये सारी चीज़ें इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग और एक देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखिए क्रिस्टलाइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ समथिंग। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल बनाना। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? रवा। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? रवा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जो आइस क्यूब होता है ना, वो भी क्रिस्टल होता है। आइस क्यूब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। डायमंड क्या है? वो क्रिस्टल है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बड़ी ही मजबूती के साथ, तो उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो जैसे जो जलेबी जिसमें बनाई जाती है, इसको सीड़ा कहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि अगर उसको थोड़ा सा ठंडा छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? जमने लगता है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि वो क्रिस्टल बना रहा है। इसी तरीके से आप कोई बर्तन ले लीजिए और उसमें एल्यूमिनियम जो एलम है, फिटकरी को उसमें घोलना शुरू कर दीजिए और कंटिन्यूअस उसको घोलते रहिए, तो आप कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसमें भी छोटे छोटे दाने की तरह वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्रिस्टल का मतलब होता है टू कन्वर्ट इन क्रिस्टल, यानी कि ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल फॉर्म में इसका एक एग्जांपल है कि जो सी वाटर है, यानी कि समुद्र का जो पानी है, उससे जो सॉल्ट क्रिस्टल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ढोके जो बनाए जाते हैं सॉल्ट के, नमक के, वो इसी इवेपोरेशन प्रोसेस से कर दिया जाता है। यानी कि समुद्र का पानी लिया जाता है, सी वाटर को लिया जाता है और उसे धूप में छोड़ देते हैं, तो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे जो सॉल्ट है उसका क्रिस्टल मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी आपने ले लिया तो पानी इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पे जो मिलता है वो इस तरीके से क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल क्रिस्टल का लेते हैं। टू मेक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेने के लिए आप कुछ इस तरीके से एक बर्तन ले लीजिए। ठीक है, जार इस तरीके से ले लीजिए। तो इस जार में क्या है कि वाटर आप डालिए। वाटर में जो कॉपर सल्फेट है, क्या है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है उसको आप मिलाते जाइए। पानी ले लीजिए, कॉपर सल्फेट इसमें मिलाते जाइए और उसको स्टाइर अप करते जाइए, हिलाते जाइए इस तरीके से। तो पहली बात तो ये ब्लू कलर में होता है, तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि ये ब्लू कलर का होगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप इसको मिलाते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट अब इसमें घुलेगा नहीं, और फिर उसको छोड़ दीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या कि इसके जो कॉपर सल्फेट है उसमें इस तरीके से जो फैला हुआ है, वो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं ना, आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो करके वो इस तरीके से जगह जगह पे ऐसे छोटा छोटा पार्टिकल बनाने लगते हैं। तो इसी को यहाँ पे क्रिस्टल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब होता है रवा बना लेना। ठीक है, आइए कुछ फिगर देख लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टल का। ठीक है, तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये कुछ पार्टिकल जो आपस में मिल करके आपस में चिपक गए हैं, तो इसी को क्रिस्टल कहा जाएगा। यहाँ पे ये जो पर्ल्स होते हैं, यानी कि जो डायमंड है और बाकी के जो इस तरीके से जो बिल्कुल चमकदार चीज़ें हैं, वो सब भी क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्रिस्टल का एग्जांपल है, ये सब जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ये सब क्रिस्टल के ही एग्जांपल हो जाते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब होता है बिल्कुल एक तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्रिस्टल कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल बड़ा ही अच्छा है एलम के साथ। ठीक है, एलम के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। फिटकरी आप मार्केट में जाइए, 10-20 रुपए का मिलेगा, उसको खरीद लीजिए और उसके बाद पानी को हल्का सा गर्म कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसमें फिटकरी मिलाते जाइए। तो ढेर सारा फिटकरी जब आप उसमें मिला देंगे तो कुछ समय के बाद जब उस वाटर को बिना मतलब उसको हिलाना नहीं है, फिर उसको छोड़ देना है एक जगह पे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो एलम का क्रिस्टल है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी कि वो आपस में चिपकने लगते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं जरूर से। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो आइए इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग हमारे आसपास
चेंजेस की, तो चेंजेस अराउंड अस। तो हम अपने आसपास के चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से दो तरह के चेंज के बारे में बात हुई कि एक होता है फिजिकल चेंज, एक यहाँ पे फिजिकल चेंज है। दूसरे नंबर पे जिस चेंज के बारे में बात हुई वो है केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी खाली यहाँ पे चेंज होती है, या फिर फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो फिजिकल चेंज का शॉर्ट फॉर्म हम ये याद रखेंगे कि अगर कोई चीज़ मटेरियल ए का बना है तो चेंज के बाद भी मटेरियल ए ही रहेगा। और केमिकल चेंज में क्या होगा कि कोई चीज़ अगर मटेरियल ए का बना है तो केमिकल चेंज के बाद ये मटेरियल बी हो जाता है, या सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा, लेकिन वो ए तो नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल पहले था वही मटेरियल नहीं रह जाता, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। अगर सेम मटेरियल है चेंज होने के बाद भी तो उसको हम लोग यहाँ पे फिजिकल चेंज कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि वाटर, एग्जाम्पल जो इसका दिया गया था, तो वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दो, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। और यहाँ पे बर्निंग किसी भी चीज़ का बर्निंग हो, बर्निंग ऑफ कैंडल यहाँ पे याद कर लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है। इसी तरीके से हम लोगों ने बात किया यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, बात हुई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या है कि बड़ा ही नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीस लगा देते हैं इस पर, ठीक है, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर एक प्रोसेस करते हैं गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये सब केमिकल चेंज में आ जाता है यहाँ पे। और एक लास्ट की जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा वो है क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, इसमें क्रिस्टल बनाया जाता है। तो ये तमाम तरीके के चेंजेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग के आसपास जो चेंज होता है उसे हम लोग केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कागज़ लीजिए, उसे थोड़ा सावधानी के साथ उसको बर्न करिए। तो कागज़ जो है अगर उसको मोड़ते हैं, यानी कि जो पेपर है अगर उसको मोड़ा जाता है तो फिजिकल चेंज है, अगर उसे बर्न कर देते हैं तो राख बनती है, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आई हो वो चीज़ आप कमेंट करिए, उसको नेक्स्ट क्लास में उसी के साथ फिर आगे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।